आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। बेसिकली ग्रुप 16 एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं। यहाँ ग्रुप 16 एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए एक नाम का हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन फैमिली। बेसिकली जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको फैमिलीज़ में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि अभी हमने लास्ट 15th ग्रुप देखा था जिसको हमने नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना। यानी इनका हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फैमिली, जिसके बिहाफ पे पूरे के पूरे ग्रुप को हम जानेंगे। यहाँ जो जो चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट, जनरल ग्रुप कैरेक्टर्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियड और इन द ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, जैसे कि डाई ऑक्सीजन ओजोन हमारे पास हैं दो, एक O2 है और एक O3 है। साथ के साथ ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑक्साइड्स का। बेसिकली ये जो हमारे 16th ग्रुप के एलिमेंट्स रहने वाले हैं, इसके क्या ऑक्साइड्स हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, वो चीज़ भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे वो है प्रेजेंस ऑफ द 16th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम देखें कि 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहाँ पे रखा हुआ है, तो बेसिकली ये हमारा 16th ग्रुप है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है ऑक्सीजन, आफ्टर देन सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, उल्वेनियम। बेसिकली ये जो लास्ट वाले हैं 109 से 1018 तक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में काउंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो केवल टेल्यूरियम तक पढ़ेंगे, क्योंकि पोलोनियम को भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, वो रेडियो एक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखेंगे, सल्फर देखेंगे, सिलेनियम देखेंगे, टेल्यूरियम देखेंगे। सिलेनियम और टेल्यूरियम को केवल ट्रेंड्स के अंदर काउंट किया जाएगा। बेसिकली हमें जो कंपाउंड्स रीड आउट करने होते हैं वो केवल ऑक्सीजन और सल्फर के करने होते हैं। तो ये पी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीजन फैमिली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। अगर मैं इनके केमिकल नाम की बात करता हूँ तो इनको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स को केमिकली अगर हम देखें तो नाम दिया जाता है चाल्कोजेंस का। अब चाल्कोजेंस बेसिकली जब सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार हो रही थी कंपाउंड्स की, और जब अर्थ क्रस्ट पर इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, उस टाइम पर साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक नाम दिया था इन कंपाउंड्स की फैमिली को डिफाइन करने के लिए। तब से ही ये नाम चले आ रहा है जिसको हम चाल्कोजेन के नाम से जानते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो एलिमेंट्स को किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ बहुत कॉमन है कि जो सल्फ़र है, जो ऑक्सीजन है, बेसिकली O से रिप्रेजेंट होती है, सल्फ़र S से रिप्रेजेंट होती है, सिलेनियम Se से रिप्रेजेंट होती है, टेल्यूरियम Te से रिप्रेजेंट होती है और पोलोनियम Po से रिप्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये हमारे हो गए 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के सिम्बल्स। 16th ग्रुप को हमने पूरा हाईलाइट कर लिया यहाँ पर कि किस तरीके से ग्रुप 16 के अंदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इनका क्या एटॉमिक नंबर है। तो ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 में हम नेक्स्ट 8 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है 16। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए या किसी भी एलिमेंट के लिए कि पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ पर रखा गया है। 16 के बाद सीधा क्या ऐड कर दिया हमने इसके अंदर, ये हो गया 34। 34 ऐड करने का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर हमने कितना ऐड किया है 8 के बाद 18, फिर उसके बाद 34 के बाद क्या गया टेल्यूरियम 52, यानी कि यहाँ पे हमने कितना ऐड किया टोटल 18। तो इस तरीके से हम आसानी से एटॉमिक नंबर काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स का इन दी पीरियड्स और इन दी ग्रुप्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर हम इनकी, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NS2 NP4। क्यों होता है, क्योंकि N रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नंबर को। कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि हम इसको नंबर ऑफ शेल भी बोलते हैं। अब जितने भी हमारे ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, जिसकी वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ NS2 NP4। 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं S सब शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं P सब शेल में। इस बिहाफ पे ये कुल मिलाकर के अपने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, और क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है P ऑर्बिटल के अंदर, तो P ऑर्बिटल के एलिमेंट्स का ग्रुप अगर आइडेंटिफाई करना हो तो वहां पर हम उस वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड कर देते हैं, जिसके बिहाफ पे हमें मिल जाता है इनका ग्रुप नंबर। तो ये जो ऑक्सीजन फैमिली है बेसिकली कौन से ग्रुप की फैमिली है, 16th ग्रुप की फैमिली है, या फिर ये कहेंगे कि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर है दैट इज
16। अब अगर मैं इन एलिमेंट्स को सेपरेटली डिवाइड करता हूँ, सेपरेटली क्लासीफाई करता हूँ, तो ऑक्सीजन का नंबर है एटॉमिक नंबर 8। तो बेसिकली ऑक्सीजन हमारा एटॉमिक नंबर 8 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कैसा हमें ये देखने के लिए मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 देन 2s2 देन 2p4। ये हो गया हमारे पास टोटल एटॉमिक नंबर 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल है इसकी 2, इसका मतलब हमें मिल जाता है यहाँ से पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर का मतलब हो गया कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हुआ, सेकंड पीरियड का एलिमेंट हुआ। इसका मतलब सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि इसका एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है 16, और वो कितनी शेल्स को कंटेन कर रहा है, 3 शेल्स को कंटेन कर रहा है। सिलेनियम 4th पीरियड का, देन टेल्यूरियम 5th पीरियड का, देन पोलोनियम 6th पीरियड का। तो ये जो लास्ट नंबर ऑफ शेल होती है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, हमें आइडेंटिफाई कराती है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड के बाद मुझे निकालना है इसका ग्रुप। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का पता कैसे चलता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू दी पी सब शेल, जिसके बिहाफ पे हमने ये कहा कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंटर करता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में आपको 10 ऐड कर देना है, जिसके बिहाफ पे हमें मिल जाएगा इसका ग्रुप नंबर। तो बेसिकली ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, जिसको हमने ये लिखा भी ns2 np4। अगर मैं सल्फर के लिए इसी को बात करता हूँ तो ये थर्ड शेल कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है 3s2 3p4 होगा। सिलेनियम 4s2 4p4 होगा। ऐसे ही टेल्यूरियम 5s2 5p4 होगा। पोलोनियम में 6s2 6p4 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वो प्रिंसिपल, जो d ऑर्बिटल होंगे और जो f ऑर्बिटल होंगे वो फिल होते हुए आएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द अबव इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन द फिल्स इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्बिटल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। तो अबव के रूल को फॉलो करते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है हर एलिमेंट की। इसके बाद अगर मैं अकरेंस की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन, जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अर्थ क्रस्ट पर पाया जाने वाला एलिमेंट है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर भी बहुत अच्छे खासे अमाउंट के साथ प्रेजेंट होता है। तो जो ऑक्सीजन है उसको हम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोलते हैं आफ्टर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा 78% है, लेकिन ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, जो अर्थ पे कितनी परसेंटेज में हमें मिल रहा है, 20.9% के अंदर मिल रहा है। इसके अलावा कुछ कंपोजिशन आर्गन गैस की, अदर गैसेस की और कार्बन डाइऑक्साइड की भी अर्थ क्रस्ट पर पाई जाती है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ कौन सा होने वाला है, तो वो ऑक्सीजन होगा, जिसका परसेंटेज होता है 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि जितना मास अर्थ का है उसका 46.6% अप्रोक्सीमेट बैठता है। और ड्राई एयर जो होती है उसमें 20.946% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। अकरेंस ऑफ सल्फर की अगर हम बात कर लें, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हम आसानी से एटमॉस्फेरिक एयर से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सल्फर की अकरेंस की बात करें तो सल्फर यहाँ पर एक सेकंड अबंडेंट एलिमेंट तुम कह सकते हो इन दी ऑक्सीजन फैमिली। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.03 से 0.1% के आसपास मिलता है, और ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, कभी भी सिंगल स्टेट पर नहीं मिलेगा। इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है ड्यू टू द इट्स एटोमिसिटी। ये जनरली हमें ओक्टा एटॉमिक स्टेट पर देखने के लिए मिलता है। इसकी एटोमिसिटी ज़्यादा होने की वजह से, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलने वाला है। कंबाइंड फॉर्म में कहाँ कहाँ मिलता है, हमें जिप्सम के अंदर मिल जाता है, सल्फेट्स में ये मिलता है जनरली, जैसे कि कैल्शियम का सल्फेट है जिसको हम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। इसमें हाइड्रेटेड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके पास प्रेजेंट है, जो कि इसको क्रिस्टलाइज करने की टेंडेंसी देता है। दूसरा एप्सम के अंदर ये प्रेजेंट होता है, एप्सम सॉल्ट होता है MgSO4 का 7H2O, यानी कि कुल मिलाकर के हेप्टाहाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम एप्सम बोलते हैं। इसी तरीके से एक होता है बारिएट, ये क्या है हमारे पास BaSO4 बेरियम सल्फेट जिसे हम बोलते हैं, और सल्फाइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि गैलेना हो गया लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड हो गए जिंक सल्फाइड, कॉपर पायराइट हो गया CuFeS2। इस तरीके से ये कंबाइंड फॉर्म में मिलने वाला है, कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट पर नहीं मिलेगा। कई जगह पर ट्रेसेस भी पाए जाते हैं सल्फर के, जैसे कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस हम फूड मटेरियल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, फूड मटेरियल्स के अंदर भी सल्फर प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ वोल्केनोज भी होते हैं। वोल्केनो जब फटते हैं, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उस ज्वालामुखी से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती हैं, जिसमें एक मार्च गैस भी बाहर निकलती है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ सल्फर भी प्रेजेंट होगी, या सल्फाइड ओर्स बाहर निकलते हैं वहाँ से, हाइड्रोजन के सल्फाइड्स बाहर निकलते हैं जिनको हम H2S बोलते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जैसे कि हमारे पास डेली फूड मटेरियल में होता है एग, प्रोटीन्स होते हैं, गार्लिक है, अनियन है, मस्टर्ड ऑयल है या हेयर,
वूल, कंटेन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये कंटेन करती हैं सल्फर को। इन सभी के अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सल्फर की कंपोजिशन को, सल्फर की परसेंटेज को मेंटेन करता है। अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूँ अकरेंस की, तो उसमें आ जाता है सिलेनियम और टेल्यूरियम। ये भी बेसिकली हमें मेटल्स के साथ मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। तो मेटल्स जो होती हैं वो सेलेनाइड फॉर्म में और टेल्यूराइड फॉर्म में भी पाई जाती हैं और साथ ही अपने सल्फाइड्स और में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो मेटल्स हैं, मेटल्स की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल इस सेलेनियम और टेल्यूरियम के साथ जल्दी से और आसानी से रिएक्ट कर पा रही है। पोलोनियम की अकरेंस की अगर हम बात करें तो पोलोनियम जो होता है वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कि बेसिकली क्या होता रहता है, डिके होता रहता है। यानी वो अपने अंदर से अल्फा रेज को, बीटा रेज को, गामा रेज को डिके करता रहता है, या फिर अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हो, बीटा पार्टिकल्स कह सकते हो, गामा पार्टिकल्स कह सकते हो। जैसे ही अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को निकालता है तो बेसिकली ये थोरियम में और यूरेनियम मिनरल्स में स्प्लिट हो जाता है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स को डिक्रीज करेगा, निकालेगा अपने अंदर से, तो ये थोरियम बनाएगा। जब ये बीटा पार्टिकल्स को निकालेगा तो ये यूरेनियम बनाएगा। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी यहाँ ग्रुप वाइज हम नहीं करेंगे, केवल और केवल ऐसे एलिमेंट्स को यहाँ स्टडी करने वाले हैं जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं इन दी ग्रुप। तो नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करता हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लेकर के या जनरल करेक्टरिस्टिक को लेकर के, उसमें सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक मैं कंसीडर करूंगा दैट इज एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई और कैटायनिक रेडियाई, या बेसिकली हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दें। जो एटॉमिक रेडियाई है वो एक हमारे पास होगी कैटायनिक वाली और एक हमारे पास होगी एनायनिक वाली। लेकिन क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं तो ये कैटायनिक रेडियाई नहीं बनाते हैं। ये कौन सी रेडियाई बनाएंगे, एनायनिक रेडियाई बनाएंगे। एनायनिक का मतलब है इनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द गेनिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के साइज की बात करता हूँ, एटॉमिक रेडियाई की बात करता हूँ, तो इस डायग्राम में ये क्लियर है कि ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है। डाउन टूवर्ड्स इन अ ग्रुप जब मैं आता हूँ तो ये साइज धीरे धीरे इंक्रीज होते चले जा रहा है। अब इंक्रीज होने के पीछे का रीज़न वही है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। पहला रीज़न कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल 2 है, यहाँ नंबर ऑफ शेल 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो नंबर ऑफ शेल डाउन टूवर्ड्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनेगी तो वो बेसिकली 2 शेल की होगी। लेकिन जब मैं पोलोनियम की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 शेल की बनेगी। तो डाउन टूवर्ड्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या फिर आयोनिक रेडियाई ऑलवेज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो साइज होगा वो एनोमलस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, एनोमलस बिहेवियर को दिखाएगा। इसका जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू दी जनरल साइज। अगर हम जनरली बात करते हैं कि डाउन टूवर्ड जब वो इंक्रीज होते जा रहा है साइज, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन का अपने एक पर्टिकुलर साइज तो होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अपना एक एनोमलस बिहेवियर दिखाती है, जिसकी वजह से इसका साइज एक्सट्रीमली या एक्सेप्शनली स्मॉल माना जाता है। उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे भी जब लास्ट में एनोमलस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाएगा। अगर मैं इसमें दूसरी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो वो आ जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली हमने लास्ट पढ़ा था कि इट इज़ द टेंडेंसी या फिर इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। बेसिकली हमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। अगर मुझे किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना हो तो मैं वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज़ करता हूँ या आयनाइजेशन एनर्जी का यूज़ करता हूँ। तो अब जब मैं ऑक्सीजन फैमिली के अंदर बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर कौन सी नेचर है, गेनिंग की नेचर है। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं, गेन करने की टेंडेंसी दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करूं, यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ, इस टाइप के जो एलिमेंट्स थे जो हमने अभी लास्ट पढ़े हैं ग्रुप 15 एलिमेंट में, वहाँ पे भी साइज नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा था और ऑक्सीजन फैमिली में भी नीचे की तरफ साइज क्या हो रहा है, पोलोनियम तक आते आते इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो अब यहाँ पर हम इस चीज़ को साइड रखते हुए चलेंगे कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस ना करके गेन की नेचर दिखाते हैं। हम थोड़ी टाइम के लिए ये भूल जाएंगे कि इनके अंदर गेनिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से अपने एनायन बनाते हैं। हमें केवल एक ट्रेंड देखना है, हमें केवल एक सीक्वेंस चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करना है ऑफ दी आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 16th ग्रुप एलिमेंट। तो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिया,
ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, ये आउटर मोस्ट मैं लिख दे रहा हूँ 2s2 देन 2p4। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के लिए केवल शेल का नंबर बदलता जाएगा, लेकिन इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन s2p4 ही रहेंगे। अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ तो p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड देन ये 4। s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में से कौन से ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन मैं आसानी से निकाल पाऊंगा? ये तो स्टेबल हो गया क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये कैसा है? ये अनस्टेबल है। और अगर मेरे पास एक अनस्टेबल ऑर्बिटल हो तो मैं वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिलीज करा सकता हूं या इलेक्ट्रॉन गेन करा सकता हूं। तो बेसिकली ऑक्सीजन क्या करता है? अपना ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, रिलीज कर देगा टू गेट स्टेबिलिटी। तो P वाला जो ऑर्बिटल है वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और क्या कर देगा? स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो यहाँ पर कैसी है? बेसिकली यहाँ जब तुम ऑक्सीजन में बात करोगे तो ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होने की वजह से एक्सेप्शन दिखाता है कि जब तुम डाउन टूवर्ड्स आओगे, ग्रुप के अंदर आओगे, साइज बढ़ने के साथ साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एज कम्पेयर टू दी सल्फर ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत देर में रिलीज करने वाला है क्योंकि इसका साइज सल्फर से छोटा है और इसके इस इलेक्ट्रॉन का जिसको हम बाहर निकालने की बात कर रहे हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत हाई है। तो अगर ऑक्सीजन और सल्फर में हमारे पास ट्रेंड पूछने के लिए आता है तो बेसिकली ऑक्सीजन की IE ज़्यादा होगी और सल्फर की IE कम होगी। ये बेसिक ट्रेंड काम करेगा यहाँ पर भी। और ये बेसिक ट्रेंड के साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें वो भी डिपेंड करेंगी कि जो ऑर्बिटल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या फिर अनस्टेबल है। ये तीन चीज़ें साथ में चलती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, करेक्टरिस्टिक की बात करूँ, तो आ जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेसिकली ये क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when one or more electron are added into the outermost shell of the electron of the atom। और ये जितने भी एटम की हम बात कर रहे हैं, चाहे मैं IE की बात करूं या मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE की बात करूं या इसका दूसरा नाम मैं बोलूं IP या फिर मैं इसका दूसरा नाम बोलूं बेसिकली EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे के सारे आइसोलेटेड स्टेट पर काम करते हैं, कभी भी एटॉमिक स्टेट पर काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें एटम को आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में लेके जाना होगा, आफ्टर देन हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा पाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन इसको गेन करा पाएंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बहुत छोटी है, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सल्फर से लेस नेगेटिव होती है। लेस नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब इनमें ऑक्सीजन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कराते हो तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करा लेगा एज कम्पेयर टू दी सल्फर। क्योंकि सल्फर में इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मैंने शेल बनाई, अंदर शेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन मैं बाहर से लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि इसका साइज अब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा हो गया। यहाँ 2 शेल का है, यहाँ पे बेसिकली ये 3 शेल का है। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के, वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ड्यू टू द लाइक चार्ज। लेकिन मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ उसी टाइम पर, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ऑक्सीजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा और सल्फर में स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है। तो ऑक्सीजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम रिलीज होगा, और जब अमाउंट कम रिलीज होगा तो उसको हम बोलेंगे लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब अमाउंट ज़्यादा रिलीज होगा, इन केस ऑफ सल्फर की जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब मैं उसे क्या बोलूंगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन शोज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं साथ के साथ ये भी बोल सकता हूँ कि थोड़ी पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी, पॉजिटिव की तरफ टेंड करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसकी, सल्फर की, तो सल्फर हमेशा मोर नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सीक्वेंस जो ये ऑर्डर्स में बोल रहा हूँ, ये ऑर्डर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी बेसिस पर हम क्या देखेंगे, अगले एलिमेंट्स के लिए भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ अगर मैं, यहाँ पे आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है ये कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन को कितनी टेंडेंसी के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या बाइंड करके रखे हुए हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं बात करूँ लेकिन ऑक्सीजन फैमिली के अंदर, तो ये ऑक्सीजन साइज बहुत छोटा है, सल्फर का साइज उससे बड़ा है। अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर में एक कंपैरिजन ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है और सल्फर का साइज उससे बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन्स में जो अट्रैक्शन की टेंडेंसी होगी वो किस में ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स में कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है सीधे सीधे साइज पर, कि आपका एटम का साइज छोटा है तो आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, आपके एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम होगा। तो अब क्योंकि मैंने क्लियर किया कि स्मॉलर साइज है ऑक्सीजन का एज कम्पेयर टू द सल्फर, तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर एज कम्पेयर टू दी सल्फर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ही इसकी IE और EA में ये टेंडेंसी आई कि EA लेस नेगेटिव हो गया और IE ज़्यादा हो गई। तो बेसिकली जब हम डाउन टुवर्ड्स आते हैं इन ऑक्सीजन फैमिली तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है क्योंकि इनका साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में वो किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कि वाई वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस, दो ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग टू द सेम ग्रुप, जबकि ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो इनके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिक चीज़ है कि ऑक्सीजन और सल्फर पर ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो मेजर क्वेश्चन होते हैं वो ऑक्सीजन और सल्फर के होते हैं एग्जाम में पूछे वाले। तो ऑक्सीजन के लिए हमेशा याद रखना इसका स्मॉलर साइज हमेशा एक फैक्टर होगा, हमेशा एक काम करेगा हर आंसर के लिए। और सल्फर का बड़ा साइज, बेसिकली ये इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा तुम्हारे आंसर्स को सही कराएंगे। तो अब ये कह रहा है कि वाटर जो है वो एक लिक्विड है लेकिन H2S एक गैस है। तो यहाँ पर H2O और H2S में हाइड्रोजन तो कॉमन है तो मैं इसकी तो बात करूंगा ही नहीं। ऑक्सीजन और सल्फर में मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की खाली केवल इतना ही अगर मैं कहूँ वो सफिशिएंट नहीं होगा कि खाली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये लिक्विड है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लिक्विड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किसी एलिमेंट की तो बेसिकली उसके अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो आसानी से हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। लेकिन ऐसा कहीं भी, ये किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा किसी लिक्विड के अंदर ही बनेंगे। अब हुआ क्या कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन सल्फर पाई गई, सल्फर से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इनके सामने कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेकर के आता हूँ तो दोनों में से एक भूखे शेर की तरह जो अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन का साइज बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत स्मॉल है, ऑक्सीजन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल बनाएगा, बहुत छोटा मॉलिक्यूल बनाएगा, छोटी स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सल्फर की तो सल्फर का साइज एज कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन बड़ा है और स्ट्रक्चर थोड़ी रिजॉल्व होने वाली है, कॉम्पैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक बिगर मॉलिक्यूल तैयार करेगी। और जब मॉलिक्यूल बड़े होते हैं तो वहाँ पर लिक्विड की टेंडेंसी कम पाई जाती है और गैस की टेंडेंसी होने की ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल छोटे बनते हैं तो या तो वो सॉलिड की टेंडेंसी बनाएगा या फिर वो लिक्विड की टेंडेंसी बनाएगा। तो यहाँ पर जो H2O है वो एक यूनिवर्सल लिक्विड की तरह काम करता है जिसको हमें पता भी है। इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि ऑक्सीजन जो वाटर है बेसिकली वो एक लिक्विड है और H2S जो है वो एक गैस है। रीज़न सिंपल है कि ऑक्सीजन का स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू द सल्फर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर एज कम्पेयर टू द सल्फर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो प्रेजेंस होगी, जो टेंडेंसी होगी, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन और सल्फर, जिसकी वजह से ये लिक्विड हो जाता है और ये गैसियस फॉर्म में बनी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे दिया, व्हाई डज द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज द ग्रुप वाइल दैट ऑफ द +6 डिक्रीजेज।
तो बेसिकली क्वेश्चन में जैसा कि दिया गया है कि व्हाई डज द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप वाइल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो हम सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल ले लिए यहाँ पर SF4 का और एक SF6 का। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर मैं इनकी दोनों की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनाने की बात करूं तो जो SF4 है उसमें सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन कुछ इस टाइप की पोजीशन पर जुड़े होंगे, इस टाइप की शेप वो बनाएंगे जिसको हम स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। प्लेन में ही चारों फ्लोरीन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बॉन्ड बनाते हुए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये p ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुके, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। तो जो सल्फर के आउटर मोस्ट में S2 और P4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अभी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे सल्फर के, जो कि बेसिकली लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से और दूसरी चीज इस कंपाउंड में और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ना आने की वजह से, फ्लोरीन के एलिमेंट्स ना आने की वजह से, आइटम्स ना आने की वजह से ये लोन पेयर एज अ इनर्ट पेयर इफेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देते ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है SF4 जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। अब अगर मैं सेम प्रोसीजर में बात करूं SF6 को लेकर के, तो जो सल्फर है वो बीच में बैठा हुआ है, हमारा सेंट्रल एटम है। यहाँ पे 4 फ्लोरीन सबसे पहले मैं वैसे ही जोड़ूंगा बिल्कुल मेन पोजीशन पर, इनकी जो स्क्वायर प्लेनर पोजीशन है। इसके साथ साथ अब मेरे पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा जो फ्लोरीन आ रहे हैं SF6 की स्ट्रक्चर में वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। और हमने ये चीज़ पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग में कि जो प्लेनर बॉन्ड होते हैं, जो इस पे नॉर्मल पोजीशन पर बनते हैं, जो हॉरिजॉन्टल बनते हैं, प्लेन पर बनते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जबकि जो एक्सियल पोजीशन पर बनते हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड पड़ जाएंगे वीक, और बॉन्ड वीक होने की वजह से सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर या सेम टेम्परेचर पर जब मैं SF4 और SF6 को रखूंगा तो पहले डिकम्पोज कौन होगा? SF6, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी और 2 फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से आसानी से टूट जाएंगे। तो ये रीज़न है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डाउन टू ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है, जबकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी रहती है, वो स्टेबल रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू द शो ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि व्हाई डज ऑक्सीजन लिमिट इट्स कोवेलेंसी टू 4? ऑक्सीजन की कोवेलेंसी केवल 4 ही क्यों है? या ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है कि व्हाई कैन नॉट ऑक्सीजन एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, कि वो अपनी कोवेलेंसी को क्यों इंक्रीज नहीं कर सकता, या बियॉन्ड 4 वाइल द अदर एलिमेंट्स कैन डू सो, यानी कि सल्फर ने जैसा भी दिखाया +4 के अलावा +6 भी दिखाया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिखा सकता अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा। तो उसके पीछे का रीज़न है ऑक्सीजन के पास केवल NS2Np4 का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके पास N-1 d ऑर्बिटल नहीं होते। तो ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन द ऑक्सीजन एटम इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। सिंपल रीजन है, जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में भी देखा था कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो कैटिनेशन नहीं दिखाता। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होते, अनअवेलेबिलिटी रहती है डी ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता। और कोवेलेंसी इंक्रीज हमेशा वहां पर ही बात की जाएगी जिस एलिमेंट या आइटम के पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 generally show lower value of first ionization enthalpy compared to the corresponding periods of group 15। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बना दिया कि अगर मैं corresponding एलिमेंट ले लूँ नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के सामने सामने के, तो जो 16th ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन वालों से कम होती है। बिल्कुल सही बात है, और इसका रीज़न बहुत कॉमन है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2Np3, जबकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np4। अगर मैं इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन की या रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं हाफ फील्ड, जबकि ऑक्सीजन फैमिली के p ऑर्बिटल में पाए जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से। अब जो हाफ फील्ड है उसको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिलीज नहीं करेगा, जबकि जो अनस्टेबल है, जो जैसा कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे IE या IP की जब हम बात करेंगे तो IE और IP इज द बेसिकली अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के, या नाइट्रोजन करेगा? तो आंसर इज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अनस्टेबल है। इसको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो स्टेबिलिटी चाहिए गेन करके ले या फिर लॉस करके ले। अब ये अगर गेन करके ले रहा है तो ये -2 दिखा रहा है, अगर ये लॉस करके स्टेबिलिटी लेगा तो बेसिकली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका कंपाउंड नहीं पाया जाता। नॉर्मली अपनी गैसेस स्टेट में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, उसको हम फर्स्ट IE या फर्स्ट IP बोलते हैं। सिमिलरली उसी केस में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को निकलने का अपोज करेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी पर है, हाफ स्टेबिलिटी पर है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आसानी से तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के एलिमेंट्स का, या नाइट्रोजन के जो बेसिकली ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी 16th ग्रुप के एलिमेंट्स से कम होती है। 15th ग्रुप वालों की ज़्यादा होगी और 16th वालों की कम होगी। ये बेसिक रीज़न है इसके पीछे का, जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ से अब हमारी शुरू हो जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो सारे नॉन मेटल होने वाले हैं। नॉन मेटल में कौन कौन, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या सिलेनियम की मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्योरली नॉन मेटल कंसिडर होते हैं। मेटलॉइड कौन सा है इसके अंदर? जो टेल्यूरियम है उसके अंदर थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी भी है, और जो पोलोनियम है वो प्योर मेटल के अंदर कंसिडर होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर मैं इनकी अकरेंस की बात कर रहा हूँ तो ये जनरली कंबाइंड स्टेट पर पाए जाते हैं और अपनी एलिमेंटल स्टेट पर मिलते हैं, प्योर स्टेट नहीं है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब ये है कि डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, पेंटाएटोमिक, इस तरीके से ये मिलने वाले हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्मेशन की इनकी कैपेबिलिटी होती है, इनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है कि आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल्स। इनकी ऑक्सीडेशन जो नंबर होती है जनरल -2 होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो जनरली -2 होगी। इनके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी +2 मतलब नॉर्मल 2 दिखाने वाले हैं। अगर इनकी एटोमिसिटी की बात करता हूं तो ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक स्टेट पर पाया जाता है, जो सल्फर होता है वो हेक्सा एटोमिक स्टेट पर भी पाया जा रहा है और ऑक्टा एटोमिक स्टेट पर भी पाया जाता है। सल्फर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिनके अंदर ये अपनी एटोमिसिटी को चेंज करता है, यानी कि इसके अंदर एलोट्रोपी की फॉर्म जो नेचर है, जो टेंडेंसी है टू मेक देयर एलोट्रोप, वो ज़्यादा पाई जाती है। तो बेसिकली जो सल्फर है वो अपने क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाता है, जो कि एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो आज केवल इतना ही, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि 16th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से केमिकली रिएक्टिविटी को शो करते हैं या कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के बारे में। तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यार बटन दबा ही दो, पसंद आई हो या ना आई हो क्या जाता है, एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता। तो दबा दो, बटन दबा दो, आइंस्टाइन बोल रहा है।